नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 21 में हम आपके लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्ज़ाम में पीजीटी 11-12 के लिए जीएस पार्ट सेकंड के 40 पीआईक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। और ये जो 40 पीआईक्यूज़ पूछे गए हैं, इसमें अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी साइंस से 7 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी साइंस से 7 प्रश्न आपके सीधे सीधे एक्सरसाइज से पूछे गए हैं, जिनको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा आपको जीएस के जितने भी प्रश्न हैं वो हमने आपको ऑलरेडी भी कराए हैं। बहुत अच्छा पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस सेट से हमने आपको जीएस वाले पेपर में आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे, जो हमने आपको कल टेस्ट लिया था। और साथ में जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए कल हम बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। और इस बीपीएससी असिस्टेंट के पेपर से 7 से 8 प्रश्न हूबहू कॉपी हुए थे टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में। तो आप इस पेपर का महत्व समझ सकते हैं। तो टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में बीपीएससी असिस्टेंट से 7 से 8 प्रश्न हूबहू पूछे गए थे, कॉपी पेस्ट हुए थे। ये हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। सभी अभ्यर्थी लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। कुछ प्रश्न आपने यहाँ पर कल के टेस्ट में भी यहाँ से देखे हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन x+1/x का होल स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, नीचे यहाँ पर x का होल स्क्वायर है। सॉल्व कर लीजिएगा, x² + 2x+1/x² हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका नन है। कल भी हमने डिस्कस किया था ये सवाल। अगला प्रश्न है, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यानी सीपी 100 रुपये है, तो उस लेख को जो है कितना अधिक पर है, तो 10% अधिक पर है। तो 100 पर है, सीपी है, तो 110 पे अंकित किया गया है। फिर इसको 10% यहाँ पर छूट दिया गया है। 110 का 10% 11 होता है, तो 99 हो गया, यानी एसपी पर बेच गया है। 99 पर बेच दिया गया है। सीपी है 100 में खरीदा गया, 99 में बेचा गया। 1% का यहाँ पर हानि हो रहा है। 32 नंबर प्रश्न में बी आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किससे विभाजित किया जाना चाहिए। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 27 आएगा। 27 यहाँ पर 3 का यहाँ पर पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन यहाँ पर 27 है। 3 का क्यूब रूट 3 बार आप सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। 6 और 7 यहाँ पर सॉल्व भी नहीं होंगे, तो राइट आंसर आपका ए है 3। फिर है, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। 2:5 में ये संख्याएं, 3 अंतर है यहाँ पर। 2 और 5 का अंतर 3 हुआ। अंतर कितना दिया गया, 65 जो 66 दिया गया। 3 का मान 66 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 66/3 यानी 22। 1 का मान 22 है, तो 2:5 में 2 का और 5 का मान निकाल लेते हैं। तो 2 का मान हो जाएगा 22 दूनी 44, और 5 का मान हो जाएगा 22 पंचे 110। तो 44 और 110 के रेशियो में यहाँ पर होना चाहिए, और 44 और 110 संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर 110 और 44 दिया गया है, जो कि अनुपात 2:5 पे नहीं है। 44 और 110 को हम 2:5 में लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ दीज है। 110 और 44 को हम किस अनुपात में लिख सकते हैं, तो 5:2 में। इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस वजह से सी आंसर नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और बी का जो है मान अनुपात है 1:2 में है, और यहाँ पर आपसे कोण ए ज्ञात करने को बोला गया है। तो 35 नंबर प्रश्न को यहाँ पर राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी है 60%। और जो पीआरटी मैथ्स के अभ्यर्थी हैं, जिनको भी हमने एडमिन बना रखा है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई बताना है आपको, हाइट बताना है आपको। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, तो 2πr/h+r, ये फार्मूला होता है, ये लगाना था यहाँ पे आपको। और 2πr/h+r बराबर 968 यहाँ पर आपको दिया गया है। सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 22/7, और हाइट का मान यहाँ पर, रेडियस आपको त्रिज्या 7 दिया, हाइट निकालना है, रेडियस अगेन 7 है, तो यहाँ पर बराबर 968 हो जाएगा। 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूनी 44, तो h+7 बराबर हो जाएगा 968/22 दूनी 44 है, या 22 × 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर सॉल्व होकर ये 22 बार जाएगा। 44 को डिवाइड कर लीजिए 968 से, तो h+7 बराबर 22 है। h का मान कितना हो जाएगा, 22 - 7, h का मान यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 15 सेंटीमीटर है। फिर अगला प्रश्न है, -3 के पावर m+1, -3 के पावर 5, -3 के पावर 7। तो a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो ये बराबर हो जाता है a के पावर m+n, यानी अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है, अगर विभिन्न पावर है तो पावर जुड़ जाती है। तो यही फार्मूला लगा दीजिए, तो -3 के पावर m+1, और यहाँ पर 5 है, ये भी जुड़ जाएगा, और ये बराबर -3 के पावर 7। जब
जो है आधार सेम हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो m+1 + 5 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। m+1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 बराबर इधर। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 7 - 6, एक आंसर यहाँ पर m का हो जाएगा। राइट आंसर सी है 1। फिर अगला प्रश्न है x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पर, जहाँ पर इक्वल का साइन इसी के सामने कांस्टेंट आ जाएगा, y यहाँ पर नीचे है इस तरीके से। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई बराबर सी हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई बराबर सी हो जाएगा। तो सी कांस्टेंट है, स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं, तो एक्स वाई बराबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस में प्रश्न आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में दिया गया है। एक्सरसाइज से प्रश्न दिया गया है आपका ये। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। तो प्रतिरोध आर आपको दिया गया है, आर को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया गया है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है कि इनको पैरेलल में जो है संयोजित कर दिया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है कितना दिया गया, आर डैश दिया गया है। तो यहाँ पर ये इस आर का और इस आर डैश का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो पार्श्व क्रम में पैरेलल में जो हमारा रेजिस्टेंस है कितना है, आर डैश है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो 1/R डैश है 1/R1, R1 कितना है 1/5 है। फिर यहाँ पर R2 कितना, R2 भी 1/5 है। R3 कितना, ये भी 1/5 है। फिर R4 भी 1/5 है, R5 भी 1/5 है। 5 5 5 5 सब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 1/R डैश का मान कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 सब। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से बराबर 25। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 25, आर डैश ऊपर जाएगा तो 25 नीचे आएगा। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/25। इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे आपको आर डैश, आर बराबर आर डैश निकालना है, R/R डैश निकालना है। यहाँ पर आर, तो आर ही है, एक था, एक को हम 5 भाग में विभाजित कर दिए थे। तो यहाँ पर बात करें तो ये इस प्रकार से हो गया। आर डैश कितना है 1/25, 25 अगेन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 25 आ जाएगा। तो R/R डैश का मान यहाँ पर हो जाएगा 25। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है 25। फिर अगला प्रश्न है, ये भी आपका एनसीईआरटी साइंस एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी साइंस इलेक्ट्रिसिटी वाले ही आपके एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। 8 ओम प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि आपको रेजिस्टेंस दिया गया 8 ओम दिया गया। करंट आपको जो दिया गया है एम्पेयर दिया गया, आई दिया है, जिसको आई हमारा दिया गया 15 एम्पेयर। आपको जो है 2 घंटे में बताना है, चलता है कि हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो यहाँ पर आपको पावर बताना है, पावर जनरेटेड बताना है। तो पावर कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना वाट उत्पन्न हो रहा है। तो पावर का यहाँ पर जो हमें फार्मूला लगाना है, तो एच हीट का, ऊष्मा का आप फार्मूला जानते हैं, हीट ऊष्मा को हम एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। तो I² RT इस तरीके से फार्मूला होता है। और पावर का फार्मूला होता है एनर्जी अपान टाइम। तो I² RT अपान T, तो टी कैंसिल हो जाएगा। तो पावर का मान यहाँ पर I² R हो जाएगा, I² R। I² का मान कितना हो जाएगा, I है 15 एम्पेयर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, R है 8 एम्पेयर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 है यहाँ पर, तो ये 1800 आपका वाट आंसर आ जाएगा। तो 1800 वाट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो 40 में यहाँ पे आपका राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की क्लास और जो चैप्टर है वहाँ पर मिल जाएगा, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज है। क्यों नन ऑफ दीज है, क्योंकि अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। कभी भी छोटा चीज़ हमें देखना हो, छोटा चीज़ पढ़ना हो, किस लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर नहीं लगेगा, 5 सेंटीमीटर के कॉन्वेक्स लेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमें उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज है। फिर अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये भी प्रश्न आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएगा।
तो आई वाले चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है, आई वाले चैप्टर से यहाँ प्रश्न लिया गया है। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो आपको पता है रेटिना पर बनता है, तो राइट आंसर आपका सी है। रेटिना के लिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है 42 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पर किया गया है दृष्टिपटल, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रेटिना या दृष्टिपटल है। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न है, थ्योरी में तो दिया ही गया है। फिर अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको ये भी प्रश्न आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है जो हमने आपको पढ़ा रखा है, एक्सरसाइज में हमने आपको ये प्रश्न बाकायदा कराया है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। और जीव जनन करते हैं, इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे एक्सरसाइज में, और एग्जामिनर ने सेम इसी पेपर में आपको तीनों प्रश्न दे दिए, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ओवरी होता है, यूट्रस भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वास डिफरेंस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होता है, तो पुरुष जननांग का भाग है ये वास डिफरेंस, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में यहाँ पर आपके लिए हिंदी क्या प्रयोग किया गया, शुक्रवाहिका, तो राइट आंसर यहाँ पर शुक्रवाहिका है, वास डिफरेंस है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग है। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है। एंथर कंटेंस, तो आपको मालूम है एंथर पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है, पराग कण होता है जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न है, सब हमने आपसे डिस्कस भी किया है। फिर बात करते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये भी आपका जीव जनन करते हैं वाले चैप्टर में जाएंगे। आपको एक्सरसाइज में पहला ही प्रश्न जो दिया गया ये दिया गया है, आंसर है आपका ईस्ट है। अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर बात करें तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, हमने आपको पढ़ा रखा बाइनरी फिजन जिसको हम द्विखंडन बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है जिसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था लेशमानिया में क्या होता है, तो लेशमानिया में बाइनरी फिजन होता है लेकिन वो किसी भी तल में हो सकता है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा बडिंग द्वारा किस में होता है, तो राइट आंसर आपका ईस्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं 46वें नंबर प्रश्न का, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। यह भी प्रश्न आपको एनसीईआरटी साइंस में हमने आपको करा रखा है एक्सरसाइज में, और चैप्टर हमें ध्यान नहीं है 1 नंबर चैप्टर है या 2 नंबर चैप्टर से ये आपका लिया गया कि 3 से लिया गया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कहाँ पर ये आपने प्रश्न देखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न ये क्लियर है। तो अपच का उपचार करने के लिए हम प्रतियम्न, जिसको हम एंटा एसिड कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं, ये आपका एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि साइंस के सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से दिए गए थे। फिर अगला प्रश्न है 47 का, 47 नंबर प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, तो इसका आप बस आंसर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें एक से अधिक विभाग लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया, तो ये सब प्रश्न अब करंट अफेयर्स की दृष्टि से पुराने हो चुके हैं। मॉरिशस यहाँ पे राइट आंसर है, तो यहाँ पे ये सब प्रश्न आपको करंट अफेयर याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसरो के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं कि ये है गगनयान। गगनयान को भेजा जाना था यहाँ पर, और अभी तक भेजा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर भेजा जाना था, जब ये प्रश्न बना था तब करंट अफेयर में था, तो इसलिए पूछा गया। गगनयान यहाँ पे राइट आंसर है इस प्रश्न का। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 की बात करें तो रसिया लिखा गया, रूस होना चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। तो रूस जो है, रूस G7 का सदस्य नहीं है। G7 में कनाडा आते हैं, यूएसए आते हैं, इसके अलावा यूके आते हैं, इसके अलावा जो है बात करें तो फ्रांस आता है, रूस नहीं आता है। इसके अलावा इटली और जापान आते हैं, तो ये कुछ कंट्री हैं, इसके अलावा कनाडा तो हो ही गया। तो आपके जो है G7 में कुल मिलाकर 7 कंट्रीज आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जर्मनी भी एक है, तो 7 कंट्रीज यहाँ पर टोटल हो जाते हैं। कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी, ये 7 देश हैं जो G7 में आते हैं। याद करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, रैंडम प्रश्न था जो आपसे पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है ये इसमें इन्वॉल्व होता है।
तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के तहत हम हरित हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं। कौन सा जो तकनीक है मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? डीप फेक AI चैटबॉट। तो इस प्रश्न को BPSC ने डिलीट कर दिया है, और जब डिलीट कर दिया तो फिर चर्चा करने का क्या ही कारण है। तो कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो पुनर्जीवित दिखाने से यहाँ पर संबंधित है, तो थोड़ा सा कुछ विवाद हुआ होगा इस प्रश्न को लेकर, तो यहाँ पर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, तो इसलिए इस प्रश्न को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर अगला प्रश्न है 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यहाँ पर आपका 2024 का है। पाकिस्तान जो है भारत से बेहतर स्थिति में था इसमें, मतलब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग था, बाकी असल में क्या है क्या नहीं है तो वो तो पाकिस्तान वाले ही जाने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर पाकिस्तान है। बाकी आपको जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं वो आपको हम करा देंगे करंट अफेयर्स में। अगला है आपका किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? बिरसा मुंडा के सहयोग से, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, सत्यनारायण सिन्हा के सहयोग से। आपको मालूम है चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है महात्मा गांधी जी का सहयोग किया था, तो राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बिरसा मुंडा की तो 1899 में जो है बात करें तो इनका जो है देहांत हो गया था। कमेंट कीजिएगा कब इनका देहांत हुआ है। तो 1899 में गिरफ्तार किए गए थे, 1900 में इनका देहांत हो गया था। किस डेट में देहांत हुआ था कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा तो जा चुके हैं 1917 में, यहाँ पे राइट आंसर अकेले हैं राजेंद्र प्रसाद जी। फिर बात करते हैं चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा से मिलता जुलता ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। कौन सा प्लेनेट जो है मून के जैसा है? बुध है जिसको मरकरी बोलते हैं, मंगल है जिसको हम मार्स बोलते हैं, पृथ्वी को तो मालूम ही है आपको। तो बुध की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम चंद्रमा सदृश ग्रह मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखिएगा। तो बुध ग्रह को, मरकरी ग्रह को हम चंद्रमा सदृश ग्रह मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसकी चट्टानी संरचना के कारण, चट्टानी संरचना के कारण। तो चंद्रमा सदृश ग्रह बुध है, क्यों है? चट्टानी संरचना के कारण। चंद्रमा भी चट्टानी संरचना के लिए जाना जाता है, बुध भी चट्टानी संरचना के लिए जाना जाता है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा? तो ये आपको मालूम है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र। TRE 2.0 में PRT में पूछा गया सवाल है, TRE 2.0 में PGT में भी पूछा गया सेम सवाल है, और अब यहाँ पर GS में पूछ लिया गया सवाल है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको PRT से लेकर PGT तक का सब पढ़ना है। मतलब सब मतलब जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना पढ़ना है, जिसकी संभावना है उतना पढ़ना है, और उसको हम कराने के लिए आपके लिए हम हैं यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 57। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। तो आपको बताना है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर मिलती है? ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। और जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होते हैं ये जो है बाढ़ के मैदानों से दूर मिलते हैं, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर मिलते हैं। तो बाढ़ क्षेत्रों में तो नहीं मिलेंगे। बीकानेर में ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स बनाए गए हैं, अरावली प्रदेश में भी ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर B और C है। B और C होने के वजह से इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इन इंडिया ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज फाउंड इन, तो बीकानेर और अरावली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। D आपका मोर देन वन यहाँ पे राइट आंसर है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो धान, गेहूं, चावल पूछे आपसे तो आंसर आपका रोहतास हो जाएगा। फिर बात करते हैं तेहरान किस पर्वत पर है स्थित है? तो तेहरान की बात करें तो ईरान में तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो यहाँ पर एलबुर्ज जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जैग्रोस पर्वत भी ईरान में ही स्थित है, जैग्रोस पर्वत भी ईरान में स्थित है। एलबुर्ज जो है एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है तेहरान। फिर भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के पूर्वी घाट की यहाँ पर पूछा गया। अनाई मुदी की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी 2695। कंचनजंगा तो जो है बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा मानी जाती है। महेंद्रगिरी यहाँ पर आपका NCERT में देखेंगे तो आपको महेंद्रगिरी दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न को जो है ऑब्जेक्शन किया गया अभ्यर्थियों के बाद, और अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन करने के बाद BPSC ने अपना आंसर बदला। आंसर बदल के यहाँ पे नन ऑफ दिस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंदागाड़ा को यहाँ पर BPSC ने मान लिया। तो माउंट जिंदागाड़ा जिसका ऊंचाई है 1690 मीटर है, और यह जो है
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है आज के डेट में। महेंद्रगिरी आपका एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन बीपीएससी ने इसको नहीं माना। अंत फाइनल आंसर की में नन ऑफ दीज माना है। तो क्यों माना है? जिंदागाड़ा। तो माउंट जिंदागाड़ा चोटी सबसे ऊंची चोटी आपको परीक्षा दृष्टि से सभी अभ्यर्थियों को याद रखना है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। जिंदागाड़ा सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की आपको अब से याद करना है। महेंद्रगिरी की बात करें तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिंदागाड़ा की 1690 मीटर ऊंचाई है। फिर बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वनस्पति और जीवों की कमी क्यों हो रही है, इसका वैध कारण नहीं है। कृषिगत फैलाव यानी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर की वजह से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जंगल जमीन काट रहे हैं। अगर हम जंगल काट रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कर रहे हैं। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चराई और जलाने की लकड़ी का एकभीकरण कर रहे हैं। तो अगर हम चराई और जलाने की लकड़ी का एकभीकरण कर रहे हैं यानी इकट्ठा कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। अगर कोई ऐसी लकड़ी जिसको जलाने के काम में इस्तेमाल हो सकती है, इसे जो सूखी लकड़ी होती है उसी को जलाने के काम में लाते हैं। तो चराई और जलाने की लकड़ी का जो एकभीकरण है ये आपका वैध कारण नहीं है। इसके वजह से वनस्पतियों और जीवों की कमी नहीं हो रही है। लेकिन कृषिगत फैलाव एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से वनस्पतियों और जीवों की कमी हो रही है, क्योंकि जंगल नहीं बच रहे हैं, इसकी वजह से जंगल कट रहे हैं। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास करने के लिए भी जो है वनस्पतियों और जीवों का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये जो है कोई वैध कारण नहीं है। फिर है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भागलपुर है। फिर अगला प्रश्न आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो आपको मालूम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में थे और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डिटेल में हमने सभी वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में आपसे डिस्कस किया है, एक बार क्लास देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो WC बनर्जी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे 1885। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, बनर्जी जो है बम्बई अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में, आज ही हमने आपसे डिस्कस किया है 1886 में। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो मद्रास अधिवेशन 1887 में, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी है, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बताइए। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दादा भाई नौरोजी जी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कमेंट कीजिएगा ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं। ग्रांड ओल्ड लेडी, ये तो पुरुष में बात हो गया, अब ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में था। स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े नहीं थे। तो ए और बी यहाँ पे राइट आंसर है, इसलिए आपका राइट आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा था। तो स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी ए और बी यहाँ पर सही है, सी नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी है। फिर अगला प्रश्न आपका है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, आप सभी को मालूम है। वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह के नेता थे और इसी सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली थी। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, संबंधित नहीं था। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। एनी बेसेंट, तो आपको मालूम है मद्रास में, पूरा मद्रास देख रही थी और भारत वाला क्षेत्र भी देख रही थी। बड़े पैमाने पर होम रूल लीग आंदोलन को नेतृत्व कर रही थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बम्बई वाले क्षेत्र में लीड कर रहे थे। सरोजनी नायडू जी की बात करें तो होम रूल आंदोलन से ये भी जुड़ी हुई थी। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन संस्थापक थे, यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन संबद्ध नहीं थे। तो सरोजनी नायडू जी भी संबंधित थी, तो इसलिए आपका ए भी संबंधित है, बी भी संबंधित है डायरेक्टली। सरोजनी नायडू जी भी संबंधित थी होम रूल लीग आंदोलन से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 68 में नन ऑफ दीस हो जाएगा।
किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कमेटी की स्थापना की? तो यह प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो विकल्प था, विकल्प भी सारे गलत हैं, इसके अलावा प्रश्न भी गलत है। प्रश्न क्यों गलत है? बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई है? 1908 में। कब हुई है? 1908 में, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। अब बात करते हैं 1908 में कहाँ पर हुआ था? सोनपुर में। स्थान याद रखिएगा, सोनपुर में हुआ था। इसके अलावा बिहार प्रादेशिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो मुख्यालय बनाया गया पटना में। सोनपुर में स्थापना हुआ था, पटना में नियमित रूप से मुख्यालय बनाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1908 में? तो ये थे सैयद अली इमाम। सैयद अली इमाम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आपको परीक्षा दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो ये हुआ था भागलपुर में। तो याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर में 1920 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। तब जब भागलपुर में 1920 में स्थापना नहीं हुई थी, मीटिंग हुआ था, अधिवेशन हुआ था। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वैसे ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 1920 में जो अधिवेशन हुआ था भागलपुर में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न को अगर आप चाहें तो सही करना चाहें तो सही कर सकते हैं। यहाँ पर कमेटी की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर आप कर सकते हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थापना कब हुआ है? तो स्थापना हुआ है 1908 में। क्लियर हो गया होगा आपको ये सारे फैक्ट। तो ये प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया आपको समझ में आ गया। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में। तो पहली बात तो बिहार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लखनऊ होना चाहिए। लखनऊ में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन थे? NG रंगा। तो कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। और कल हम आपसे मिलेंगे। तो कल आपको हम जो है PRT के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल रहेगा, बाकी अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी GS के प्रश्न के रूप में रहेंगे। BPSC असिस्टेंट का PIQ हम आपको कराएंगे। 7 से 8 प्रश्न आपको TRE 3.0 एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर हम पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा इसके बाद फिर हम आपको 70th BPSC का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आज हम देखते हैं, अगर आज रात में पॉसिबल हो पाए तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी जाएगी, नहीं तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास कल आपको दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।